ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा 2024-25 बजट 2025-26 से क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये टेस्ट पेपर नंबर है 9 2025 के लिए। इसमें पहले पार्ट में 75 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है 76। 76 है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये किया था हर्समैन ने। सी आंसर इसका सही है। जो असंतुलित विकास सिद्धांत है इसका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। इसमें अर्थव्यवस्था के जो कुछ क्षेत्र और उद्योग होते हैं उनमें ही निवेश केंद्रित किया जाए, इसके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है 77। रिजर्व बैंक द्वारा पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इसमें न्यूनतम कॉस्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार भारत में नोट मुद्रा निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक के पास है। और इसमें रूपरेखा, जो बैंक नोट की रूपरेखा होगी, स्वरूप सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अनुशंसा पर विचार के उपरांत ही केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुरूप होती है। तो बी आंसर इसका। नेक्स्ट है 78। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, योजना और वर्ष। इसमें देखिए यहाँ पर बॉम्बे प्लान, तो बॉम्बे प्लान 1944 से 1945 में प्रकाशित हुआ था। 1944 से 1945 में, तो यहाँ पर ठीक है पहला। इसमें यहाँ पर जन योजना की बात करें तो ये 1945 की है। सर्वोदय योजना इसमें 1950 की है सर्वोदय योजना। और गांधीवादी योजना, जो गांधीवादी योजना है ये 1944 की है, ना कि 1954 की है। तो इसमें 3 युग्म सही है, सही युग्म पूछे गए तो सी आंसर इसका होगा सही। तो इसमें बॉम्बे प्लान, जो बॉम्बे प्लान है भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नामकरण बॉम्बे प्लान था, और जिसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने इसको तैयार किया था। जो इसमें 8 पूंजीपति शामिल थे। इसमें से पूछा जा सकता है कौन कौन पूंजीपति शामिल थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला और लाला श्री राम, कस्तूरभाई लालाभाई, ए.डी. श्रॉफ और अवरेसियर दलाल, और इसमें जॉन मथाई शामिल थे। और ये योजना वर्ष 1944 से 1945 में प्रकाशित हुई थी। गांधीवादी योजना की बात करें तो ये 1944 में आई थी और नारायण अग्रवाल ने इस योजना का सूत्रण किया था। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया था इसका सूत्रण, तो ये नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में किया गया था। इस योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया, ये इसमें बताया गया था। और जन योजना 1945 की है। इसमें जो योजना सामने आई थी इसका सूत्रण किया गया था रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता M.N. रॉय ने किया था। इसमें मार्क्सवादी समाज पर यह आधारित थी और लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की इसने वकालत भी की थी। नेक्स्ट है 79। वर्ष 1972 में गठित कृषि संपत्ति और आय पर करारोपण समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें थे K.N. राज। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन है इसमें 1972 में जो गठित कृषि संपत्ति और आय पर करारोपण समिति के अध्यक्ष K.N. राज थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। कथन और कारण इसमें दिए गए हैं और कथन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी नहीं होती है। जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी वो देश की जनता के लिए हमेशा कल्याणकारी नहीं होती है, सही ऑप्शन है। दूसरा इसमें कारण है संसाधनों के असमान वितरण से सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता है। जब असमान वितरण होगा तो उससे सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा, ये भी सही है। और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 81। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन बताने हैं।
इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। तो इस समिति में कुल 6 सदस्य ही होते हैं जो मौद्रिक नीति, 3 तो आरबीआई की तरफ से होंगे और 3 केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं। इस समिति की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें 4 बैठकें होना अनिवार्य होता है एक वर्ष में। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसमें सही है। सी आंसर इसका सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इसका पदेन अध्यक्ष होगा। मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर इस समिति के सदस्य होंगे और इसमें जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा जो नामित एक अधिकारी होगा वो भी होंगे और केंद्र सरकार के द्वारा 3 व्यक्तियों को इस समिति में नियुक्त किया जाएगा। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में शामिल होते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक बोर्ड में इसमें शामिल होते हैं वो बताना है। आरबीआई के गवर्नर होते हैं और उप गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं। स्थानीय बोर्ड द्वारा नियुक्त सदस्य भी, सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य भी, ये इसमें शामिल होते हैं जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 83, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो इसमें करता है फिलिप्स वक्र। जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो संबंध होगा उसको यहाँ पर दर्शाता है फिलिप्स वक्र। डी ऑप्शन इसमें सही है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो रोजगार में वृद्धि होती है, तो सीधा संबंध होगा रोजगार से, और बेरोजगार से इसमें विलोमानुपाती संबंध होता है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन से उपाय राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखें, कर सुधार तथा कर आधार में वृद्धि जो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में, अब इसमें कर सुधार होगा और कर आधार में वृद्धि होगी, तो ये सही होगा क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको नियंत्रित करना है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करनी है। प्रशासनिक व्यय एवं सब्सिडी में कमी, ठीक है, ये भी। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, अगर यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश है, निजी क्षेत्र है उनको सौंप दिया जाता है, तो इससे भी राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। 1 2 3 तीनों ऑप्शन ठीक है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 85, रिवर्स रेपो दर के संदर्भ में इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है यह रेपो दर की एक अनुषंगी दर है। एक होता है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, इन दोनों का प्रयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो तरलता की मात्रा होती है दोनों को एक साथ बढ़ाया और घटाया जाता है, इस तरीके से होता है। इसमें रेपो दर ये अनुषंगी दर है, ठीक है। इसकी कमी से तरलता में कमी आती है, अगर इसकी कमी से तरलता में कमी नहीं आती है। दूसरा ऑप्शन गलत है। रेपो तथा रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी मंदी को दूर करने में सहायक होता है। ये जो मंदी होती है उसको दूर करने में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी जो धनराशि होती है उसको केंद्रीय बैंक में जमा कर देते हैं और कम होने पर वाणिज्य बैंक से ये वापस ले लेते हैं धनराशि को, तो अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर रिवर्स रेपो दर वो दर होती है, ब्याज दर होगी। तो 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपाय अग्रिम को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को निश्चित समय के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। जैसे केंद्रीय बैंक हमारे भारत में आरबीआई है, तो सरकार को निश्चित समय के लिए अग्रिम धनराशि इसमें प्रदान की जाएगी और ये अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए की जाती है। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 87, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित में से कौन से आधारभूत उद्योगों में सम्मिलित हैं। इसमें आधारभूत उद्योगों में शामिल देखने हैं कौन कौन से हैं। इसमें देखें, पहला जो तेल शोधन उत्पाद है, ठीक है,
यहाँ पर विनिर्माण उद्योग इसमें शामिल नहीं होता है। जो आधारभूत उद्योग है, उर्वरक उद्योग इसमें शामिल होता है और यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी शामिल होता है। और जो आधारभूत उद्योग होते हैं ये सभी उद्योगों का समर्थन करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग बोला जाता है। जैसे भारत के आधारभूत उद्योग में कोयला हो गया, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तेल शोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, इनका जो उपयोग होगा सभी में ही किया जाएगा। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी मौद्रिक नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है वो बताना है। इसमें राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय घाटे में कमी ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। जो मौद्रिक नीति है उसके अंतर्गत धन की आपूर्ति, आपूर्ति मतलब जो सप्लाई है, मात्रा है, और ब्याज दरों को समायोजित करके मुद्रास्फीति को ये प्रभावित किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को कम किया जाएगा और उचित विनिमय दर को बनाए रखना होता है। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य देखिए कौन कौन से होते हैं। पूर्ण रोजगार होगा उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब बेरोजगारी को खत्म करना, और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, विनिमय दर में स्थिरता और आय पर उचित वितरण होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, राजकोषीय घाटे में कमी इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं। इसमें एक तो ऋणी हैं और एक कृषक हैं, जो किसान होते हैं। अब इसमें लाभ कैसे होगा, मुद्रास्फीति से लाभ, कृषक को, ऋणी, उत्पादक और उद्यमी वर्ग को इसमें शामिल किया जाता है जो लाभान्वित होंगे। अब जो कृषक होते हैं एक वर्ग उत्पादन करता है, मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। जब मुद्रास्फीति होती है तो उसमें कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे कृषकों को, जो कृषक होंगे, किसान होंगे, उनको अधिक मूल्य प्राप्त होता है। जब वस्तुएं थी, वस्तुओं के दाम बढ़ गए तो किसानों को अब यहाँ पर ज़्यादा मूल्य प्राप्त होगा। और मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक और उद्यमी वर्ग को भी इसमें लाभ मिलता है, और इसमें ऋणी और कृषक। तो ए आंसर इसका सही है 1 और 2। नेक्स्ट है 91 है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला है इन खेलों का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया गया था, इसका आयोजन अल्बामा बर्मिंघम यूएसए में किया गया था। इन खेलों की पदक तालिका में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें 1354 पदकों के साथ 569 स्वर्ण पदक मिले, 433 रजत और 352 कांस्य भी मिले। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इन खेलों में भारत के लिए सर्वाधिक पदक उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राप्त किए। ये भी ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्राप्त किए। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें सबसे अधिक, सर्वाधिक भारत के लिए जो भी खेलों में पदक है वो प्राप्त किए। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 है, ये बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 92, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बनाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है 93, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा भत्ता योजना के संदर्भ में सही कथन इसमें बताने हैं। यात्रा भत्ता योजना के बारे में और सही ऑप्शन देखने हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल कक्षा 6 से 12, इसमें 6 से 12 नहीं है बल्कि 9 से 12 तक है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्रा को 1000 रुपये मासिक यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसमें गलत है ये ऑप्शन भी। इसमें जो वार्षिक दिए जाएंगे छात्र और छात्रा को 6000 रुपये यहाँ पर वार्षिक भत्ता मिलता है। तो इसमें 1000 रुपये मासिक नहीं है। अगर 1000 देखेंगे तो इसमें 12000 रुपये बैठेंगे वार्षिक के, जबकि इसमें
6,000 रुपये मिलते हैं 12 महीने के, मतलब 500 रुपये मिलेंगे। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, ना तो एक होगा और ना ही दो होगा। डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 94। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश का 56वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसमें शशि प्रकाश गोयल इनको किया गया है। ए आंसर इसमें सही है, 56वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 95। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति बने। इनके पश्चात मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन बने, वो बताना है। तो इसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये बने थे। बी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें 8 साल जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका देखें तो 8 साल 4 महीने और 10 दिन तक उत्तर प्रदेश के ये सीएम बने हैं। और इसके बाद देखें तो 8 साल 127 दिन तक पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये बने थे। तो दूसरे नंबर पे ये हैं और पहले नंबर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट है 96। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? इसमें बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ। इसमें कौन सा रेलवे स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ बना है। नेक्स्ट है 97। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का विषय रहा? इसमें मुखौटा है उसके पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 98। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया? इसमें वर्षा देश पांडे को किया गया। ए ऑप्शन इसमें सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 में वर्षा देश पांडे को। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 99। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया गया? इसमें घाना को किया गया। तो बी आंसर इसका सही है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और ये घाना का है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 100। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, एक दिवसीय एवं T20 में दशक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? ये बनी है स्मृति मंदाना। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 101। तेंदुलकर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसने मिश्रित संदर्भ अवधि आधारित अनुमानों का उपयोग करने की सिफारिश की थी। ठीक है, पहला ऑप्शन इसने ग्रामीण और शहरी भारत में पृथक गरीबी रेखा टोकरी को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो तेंदुलकर समिति है कार्य अवधि NSSO द्वारा अब तो NSO बना दिया गया है। इसके द्वारा पारिवारिक उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों पर यह आधारित है और इसे 2005 में आई थी सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गरीबी आकलन के लिए, और विशेषज्ञ समूह का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। शहरी और ग्रामीण भारत में समान गरीबी बास्केट के उपयोग की अनुशंसा की गई थी, ना कि इसमें अलग अलग की गई थी। इसके अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये व्यय थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें 27 रुपये थी, जो ग्रामीण गरीबी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये व्यय थी। मतलब 27 रुपये अगर कोई भी खर्च करता है उसके लिए बताया था। 1 और 3 ऑप्शन सही है। बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 102। मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मुद्रा के माप एवं संग्रह का कार्य करती है। इसमें बताया था ये
किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेफरी क्राउथर इनके द्वारा बताया गया था कि मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम से रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मुद्रा के माप एवं संग्रह का कार्य ये करती है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 103 है, निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन के संदर्भ में आंतरिक संतुलन की स्थिति माना जाता है? इसमें माना जाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का शून्य स्तर। डी ऑप्शन इसका सही है। जो आंतरिक संतुलन की स्थिति माना जाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का शून्य स्तर को। नेक्स्ट है 104, लोहा एवं इस्पात संयंत्र और इधर सहयोगी देश दिए गए हैं। भिलाई की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे सोवियत संघ 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई में छत्तीसगढ़, तो पहले का इसमें ठीक है। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन है राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है और इसकी स्थापना 1959 में राउरकेला की 1959 में की गई थी और ये किया गया था। यहाँ पर सार्वजनिक ये उपक्रम है और इसे पश्चिमी जर्मन औद्योगिक निगम की सहायता से किया गया था। ये भी सही है। बोकारो, इसे फ्रांस के सहयोग से नहीं किया गया था। बोकारो झारखंड में स्थित है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। इसे यहाँ पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ इसका विलय हुआ था और सोवियत संघ के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। बोकारो को, बोकारो झारखंड में स्थित है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं स्टार्टिंग के। ये भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है सोवियत संघ के द्वारा और दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। राउरकेला ये उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। जबकि बोकारो को फ्रांस के सहयोग से नहीं, ये सोवियत संघ के सहयोग से इसको शुरू किया गया था और इन 1965 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो 3 ऑप्शन इसके सही है। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजकोष या नीति के सुनहरे नियम की विशेषता है? सुनहरे नियम की विशेषता इसमें बतानी है। यह केवल पूंजीगत व्यय के लिए ऋण लेने का पक्षधर है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बैंक दर में वृद्धि के परिणाम है? वृद्धि के इसमें परिणाम बताने हैं कौन कौन से हैं। तो निवेश में कमी, ये बैंक दर में वृद्धि के परिणाम है जब निवेश में कमी होगी। बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, ये वृद्धि से यहाँ पर इसका कोई परिणाम नहीं है बैंक दर का। फिर यहाँ पर मुद्रास्फीति में कमी, मुद्रास्फीति अगर कमी होती है तो बैंक दर का वृद्धि के इसका परिणाम होगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही है। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 107, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी बैंकों के लिए वित्त का स्रोत नहीं है? वित्त का स्रोत इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। बी ऑप्शन इसमें सही है। और आरआरबीज, जो आरआरबीज हैं इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। जो सहकारी बैंक है ये बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत ये कानून आया था और अधिनियम 1955 द्वारा इनको शासित भी किया जाता है। सहकारी बैंकों के जो वित्त के स्रोत होते हैं वो स्वामित्व निधि, जमा या डिबेंचर निर्गम, केंद्र और राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और अन्य सहकारी संस्थाएं होती हैं। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये सहकारी बैंकों के वित्त का स्रोत नहीं है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है 108, मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। यह अल्पकालीन कोष से संबंधित है। यह अल्पकालीन कोष से ही संबंधित है जो मुद्रा बाजार होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसका विनियमन एवं नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। इसका
नियमन और नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ना कि सेबी के द्वारा किया जाएगा। जो मुद्रा बाजार है, ये एक संगठित विनिमय बाजार होता है, जो एक्सचेंज मार्केट होती है उसको बोला जाता है। और इसमें एक वर्ष या उससे कम के जो औसत परिपक्वता होगी, यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 364 दिन तक जो भी होगा उसको मुद्रा बाजार बोला जाएगा। अल्पकालीन इसलिए इसको कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 109, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निर्गत किया जाता है। जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, पी नोट इनको बोला जाता है, ठीक है। ये सेबी के द्वारा ही पंजीकृत होते हैं। इनमें अंतिम निवेशक के संदर्भ में कोई विवरण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त नहीं होता है। ये ऑप्शन भी सही है। एक होता है FPI होता है, FII होता है और एक होता है FDI, जिसमें 10% से ज़्यादा निवेश हो तो उसको FDI बोला जाता है। और ये सारे जो शामिल होते हैं ना, पूंजी कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ही इनको शामिल किया जाता है, करंट ना कि करंट में शामिल किया जाता। तो FPI, FII और FDI 10% से अधिक का निवेश होगा तो वो FDI के अंतर्गत आ जाएगा। और ये दीर्घकालिक होते हैं, ये अल्पकालीन होते हैं जो FII होते हैं, और ये लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करते हैं। तो 10% से कम किया जाता है तो FPI और FII कहा जाता है। तो इसमें पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में पूछा गया है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो सी आंसर सही होगा, सही ऑप्शन बताना है। 110 है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेश को तर्कसंगत बनाने संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। इसमें किया गया था अरविंद मायाराम समिति का, तो ए आंसर इसमें सही है। और ये 2014 में किया गया था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेश FDI और FII से रिलेटेड। तो ये है अरविंद मायाराम समिति। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें देखना है केंद्रीय बजट 2025-26 में परिवर्तनकारी सुधार के लिए चयनित 6 क्षेत्रों में शामिल कौन कौन से हैं। तो इसमें यहाँ पर देखें, कराधान इसमें शामिल है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा शहरी विकास भी शामिल है, खनन भी शामिल है और इसमें विद्युत भी शामिल है। शिक्षा इसमें शामिल नहीं है और इसमें वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है और नियामक सुधार भी शामिल है। 6 के 6 नाम याद रखना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। 6 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है परिवर्तनकारी सुधार के लिए। कराधान है, शहरी विकास, खनन, विद्युत और वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधार। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 112, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है। प्राथमिक घाटा की बात करें तो जो प्राइमरी डेफिसिट है ये 0.8% है। राजकोषीय घाटा, इसमें राजस्व घाटा ये 1.5% है और राजकोषीय घाटा 4.4% है। प्रभावी राजस्व घाटा देखें तो 0.3% है। तो इसका आंसर ये ऑप्शन ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसमें राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है ये 4.4% है, 2025-26 के अनुसार है। और प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डेफिसिट है 0.8 है। राजस्व घाटा इसमें 1.5% है और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है। नेक्स्ट है 113, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में कितनी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें 50,000 की जाएंगी, सी आंसर सही है। अभी किसी पेपर में ये सवाल आया भी था। 2025-26 के अनुसार स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट है 114, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद से सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होती है। इसमें से बताना है किसमें सबसे ज़्यादा
प्राप्त होती है राजस्व की, तो इसमें देखें यहाँ पर जो वस्तु एवं सेवा कर है, वस्तु एवं सेवा कर, इसमें 18% जीएसटी से 18% और आयकर से इसमें 22% की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर और निगम कर की कम है, निगम कर की है 17%, जीएसटी की 18% और आयकर की इसमें 22%, इसमें मिलान करके भी पूछा जा सकता है, और इसकी है ये 17%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है इसकी भी यहाँ पर कम है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आयकर की है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की है 5% और सीमा शुल्क की है 4%। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें 22% है। नेक्स्ट है 115 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएंगी। इसमें 100 कृषि जिलों में कौन सी योजनाएं लागू की जाएंगी वो बताना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो सी आंसर इसका सही है। 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएंगी, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 116 शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित शहरी चुनौती निधि की कुल राशि कितनी है। इसमें है यहाँ पर 1,00,000 करोड़ रुपए, सी आंसर इसका सही है। जो शहरी चुनौती निधि है उसकी कुल राशि 1,00,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है 117 केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर, जो ऋण गारंटी कवर है उसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। इसमें की गई है 20 करोड़ रुपए तक, तो डी आंसर इसका सही है। जो स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी कवर की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पहले 10 करोड़ थी, तो 10 करोड़ को इसमें बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है 118 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को तय रूप से किस वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की आवश्यकता है। इसमें 8% की है, 8% की आवश्यकता है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 119 वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जो यहाँ पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए होती हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, स्तर रिकॉर्ड रूप से कम होकर कितना हो गया। इसमें यहाँ पर कमी आई है, तो ये भी पूछा जा सकता है कितने की कमी आई है। इसमें 2.6% की यहाँ पर कम होकर हो गया है, कितना 2.6% 2024-25 के दौरान। ये 12 वर्षों के निम्नतम स्तर पर कम हो गया है 2.6%, तो इसमें बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 120 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय कितना था। इसमें 2025 में सामाजिक सेवाओं पर जो सरकारी व्यय है उसका पूछा गया है, तो ये 25.7 लाख करोड़ रुपए है। सी आंसर इसका सही है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है 25.7 लाख करोड़ रुपए। 121 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था। ये 4,122 रुपये। 2025 में ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति जो व्यय है वह खर्च था, वो था 4,122 रुपये। 122 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता की कितनी प्रतिशत है। इसमें 46.8% है, तो बी आंसर इसमें सही है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार है। 46.8%।
123 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। सरकारी व्यय, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यय है, वो 29% से बढ़कर यहाँ पर 48% हो गया है। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी दर 2017-18 की तुलना में घटकर, जो बेरोजगारी दर है वो 2017-18 की तुलना में घटकर 2023-24 में लगभग आधी रह गई है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। बेरोजगारी दर 2017 से 18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई है। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर सही होगा। और 24.82 करोड़ लोगों को बेरोजगारी मतलब गरीबी से बाहर लाया गया है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 124 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंध गतिविधि क्षेत्र वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 के लिए देश के जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत का योगदान देती है? ये 16% का योगदान देती है। ए आंसर इसका सही है। कृषि और संबंध गतिविधि क्षेत्र है, उनके बारे में पूछा गया है, तो ये 16% का योगदान देती हैं। नेक्स्ट है 125 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत ऑप्शन इसमें बताना है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2.8% है। जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 2.8% है। दूसरा ऑप्शन है वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, करेक्ट है। सी ऑप्शन है भारत में प्रति व्यक्ति जो सीमेंट की खपत है वैश्विक औसत से अधिक है, ये वैश्विक औसत से कम है, तो सी आंसर इसका सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। इसमें देखें जो वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई और ये वृद्धि पिछले 5 वर्ष के औसत से अधिक भी रही। और भारत की वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी 2.8% है, जबकि चीन का हिस्सा देखें तो 28.8 है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की 2.8% है और चीन की है इसमें 28.8%, कितना ज़्यादा है, तो इसमें सी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट 126 निम्नलिखित में से विचार करना है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 प्रदेश के पिछले बजट से 9.8% अधिक रहा। ठीक है, ये पिछले बजट से जो 2025-26 का बजट है उत्तर प्रदेश का, ये 9.8% अधिक रहा पिछले बजट से। यहाँ पर जो 2025-26 का बजट है वो 808,736.06 करोड़ का बजट है और ये इस तरीके से आया भी है पहले PYQs में लिखा हुआ संख्या में। दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का भी अनुमान है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, तो इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ये राज्य जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। दोनों ऑप्शन सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 127 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन US$ तक बढ़ाने के लिए चिन्हित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? उद्योग भी है, पर्यटन भी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 128 है, इसमें क्षेत्र और इधर यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में आवंटन जो प्रतिशत है वो दिया गया है। इसमें शिक्षा की बात करें तो ये 13% है, शिक्षा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 6% है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4% है और कृषि एवं संबंध सेवाएं में 11% है। इसमें यहाँ पर जो ये दिया हुआ है
इसमें बढ़ते हुए क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा है इसमें शिक्षा में 13%। उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कृषि एवं संबंध सेवाओं में 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 6% है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4% है। तो ए आंसर ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 129, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा सही नहीं है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। यही ऑप्शन इसमें गलत है। 5 नहीं, इसमें 4 बनाने की घोषणा की गई है। तो ए ऑप्शन ही इसका गलत ऑप्शन है और गलत ही इसमें पूछा गया, तो सही आंसर ए है। इसमें देखें 4 कौन कौन से हैं 2025-26 में एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये गंगा एक्सप्रेस वे से कोसिया हरदोई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड वो होता है जिसको नए सिरे से बनाया जाता है। ब्राउनफील्ड जिसमें पहले से बना हुआ है और उसको रिपेयर करके तैयार किया जाता है, वो ब्राउनफील्ड होता है। दूसरा इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से हरिद्वार तक है, और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 130, उत्तर प्रदेश के राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। राजकोषीय घाटा, जो उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा है, यहाँ पर 91,399.80 करोड़ रुपए है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। 91,399.80 करोड़ रुपए है, जो अगर प्रतिशत में इसको निकालें तो 2.97% ही आता है। प्रति व्यक्ति आय 52,671, जो 2016 से 17 से बढ़कर इसमें 93,514 जो 2023-24 में हो गई है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। प्रति व्यक्ति आय है ये 52,671 2016-17 में थी, अब बढ़कर 93,514 रुपये हो गई है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट है। इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 131, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वित्तीय वर्ष 2014 से 15 से 2022-23 तक की अवधि के लिए किस राज्य को अग्रणी, जो फ्रंट रनर श्रेणी की राज्य श्रेणी में रखा गया है? इसमें उत्तर प्रदेश को रखा गया है, बी आंसर सही है। ये 2014 से 2015 की अवधि में 37 था, जो 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया। तो बी आंसर इसमें सही है, अग्रणी फ्रंट रनर में रखा गया है। नेक्स्ट है 132, निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें देखने हैं योजनाओं के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। किस किस में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है वो बताना है। अटल पेंशन योजना में भी पहला स्थान रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी, प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी। चारों में इसमें रहा है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 133, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राज्य के किस जनपद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है लखनऊ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करने की घोषणा लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में बताया गया है। 134 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीमित किसानों को लगभग कितनी धनराशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान यहाँ पर किया गया है? ये 496 करोड़ रुपए का किया गया है, बी आंसर इसमें सही है। 2024-25 में इसमें लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को, जो किसान हैं 10 लाख, उनको 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। नेक्स्ट 135, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन
किया गया है। इसमें 190 करोड़ रुपए का किया गया है। बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 136, इसमें योजना दी गई है और उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में आवंटित धनराशि दी गई है। मिलान करके बताना है। तो इसमें देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो स्कूटी योजना है इसको 400 करोड़ रुपए, रानी लक्ष्मीबाई 400 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसको 700 करोड़ रुपए, निराश्रित महिला पेंशन योजना, जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है 2980 करोड़ रुपए, और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 252 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2025-26 में। तो सीधा सीधा इसमें मिलान हो रहा है, 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 137, इसमें वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर देश की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही। उत्तर प्रदेश की इसमें अधिक रही थी, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। अभी इसमें ऐसा लगेगा कि उत्तर प्रदेश की अधिक कैसे रह सकती है देश की जीडीपी से, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी अधिक रही 11.6%, और जबकि देश की जीडीपी 9.6% है। इसमें डिफरेंस करके भी पूछा जा सकता है, देश की है 9.6% और उत्तर प्रदेश की है 11.6%, तो इसमें पूरा 2% का डिफरेंस है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर्ज की गई। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। जो ऋणग्रस्तता वर्ष है 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, लेकिन घटकर इसमें 30.4% हो गई है, ना कि इसमें यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। ये पहले थी 2016-17 में 36.7% और 2022-23 में देखें तो 30.4% रह गई है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 138, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं? इसमें किए गए हैं 27.40 करोड़ मानव दिवस। ए आंसर इसका सही है। 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए 2024-25 वित्तीय वर्ष में। ए ऑप्शन करेक्ट है। 139 है। 139 है उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। इस अभियान की घोषणा प्रदेश बजट 2025-26 में की गई थी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये 2025-26 में नहीं की गई थी। ये जीरो पॉवर्टी अभियान, जो जीरो पॉवर्टी अभियान है 2 अक्टूबर 2024 में राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की गई थी, ना कि 2025-26 में। इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसका लक्ष्य निर्धन परिवारों की जो वार्षिक आय है 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाना है। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर बताया गया था कि जो उनकी वार्षिक आय है कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है और पहला ऑप्शन जो जीरो पॉवर्टी अभियान है उत्तर प्रदेश का 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था, ना कि 2025-26 बजट में। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 140, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसका उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए जाने का लक्ष्य है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है। इसके तहत केवल अप्रशिक्षित युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर शिक्षित और प्रशिक्षित दोनों ही हैं, ना कि केवल अप्रशिक्षित है। 1 और 2 डी में आ रहा है। डी आंसर इसका सही आंसर है। 141 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन
किया गया। इसमें किया गया वाराणसी में, ये जनपद में, यहाँ पर बताना है किस जनपद में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं सही ऑप्शन। यहाँ पर देखिए पहला, यह युद्ध अभ्यास जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और सिंगापुर की थल सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। ये भारत और सिंगापुर की जो थल सेना है उनके मध्य आयोजित किया जाता है और इसका जो आयोजन किया गया था 2025 में, ये राजस्थान के जोधपुर में ही किया गया था। दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। इसका 2025 में जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये भारत और सिंगापुर के बीच में संस्करण 14वां था, ये जोधपुर में आयोजित हुआ था। 27 जुलाई 2025 से ये 4 अगस्त तक चला था। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 143, हाल ही में देश का पहला डिजिटल घुमंतु गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया है सिक्किम में। जो डिजिटल घुमंतु गांव है, इंपॉर्टेंट है, देश का ये पहला है जो डिजिटल घुमंतु गांव है, ये सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। नॉमेड सिक्किम ये अभियान है। पहला ऑप्शन ही इसका सही है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 144, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा में एआई को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसमें बना है उत्तर प्रदेश, तो ए आंसर इसका सही है। सड़क सुरक्षा में एआई को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 145 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बन गया है? इसमें बना है बुल्गारिया। ए ऑप्शन सही है, जो यूरो मुद्रा है उसको अपनाने वाला 21वां देश बना है बुल्गारिया। नेक्स्ट 146, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया अजय सेठ को, तो बी आंसर इसमें सही है। जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का यहाँ पर इरडाई, जो इरडा है उसका अध्यक्ष किया गया है अजय सेठ को। नेक्स्ट है 147, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया? ये लिया गया आगरा में, तो बी आंसर इसमें सही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का निर्णय आगरा में लिया गया है। 148 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष एक तरफा दमनकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है? ये किया गया है 4 दिसंबर को। एक तरफा दमनकारी उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को निर्णय लिया गया है। 149 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ये फ्रांस ने दे दी है। बी आंसर सही है, जो फिलिस्तीन देश है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा फ्रांस देश ने कर दी है। 150 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द लोनलीनेस, जो लोनलीनेस है ऑफ सोनिया एंड सनी की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? ये है किरण देसाई। डी आंसर इसमें सही आंसर है। और इसमें बजट का दिया गया 2025-26 आर्थिक समीक्षा भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं।